हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कटिंग चाय पर। मैं हूं एंकर नदीम और आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो हमें बहुत सारी लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देंगे। हमारी जैसे खराब लाइफस्टाइल के चलते डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ऑल थैंक्स टू आवर गैजेट। बट डोंट वरी, आज के हमारे गेस्ट हमें बताएंगे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन सभी प्रेवलेंट डिजीजेस से। और इसके साथ ही हम जानेंगे इनकी पूरी लाइफ जर्नी को और सक्सेस स्टोरी को अनकवर करेंगे। सो बिल्कुल ग्रैब योर कप ऑफ कटिंग चाय एज आई एम वेलकमिंग द हार्ट थ्रॉब ऑफ मेडिकल वर्ल्ड, डॉक्टर उमेश गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। तो कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो सर आज जो है हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में और कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के यंगस्टर्स इंक्लूडिंग मी और बहुत सारे लोग, तो उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या जो है चीजें की जा सकती हैं उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी पूरी लाइफ जर्नी कैसी रही, आपका बचपन कैसा रहा बेसिकली। बचपन मेरा जन्म बहुत छोटे से कस्बे में ही हुआ था। जी सर। अलवर के तिजारा शहर में हुआ, फिर वहाँ से भिवाड़ी में मेरी थोड़ी प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर बाकी एजुकेशन उदयपुर में हुई। लास्ट में ट्वेल्थ मैंने जयपुर से ही की है, केवी नंबर 2 से। और फिर कोटा जाके मैंने पीएमटी की तैयारी की। और फिर चेन्नई जाके मेरी ग्रेजुएशन हुई है, एमबीबीएस मैंने वहीं से की है। एसएमएस से मैंने एमडी की है। हम्म। ये मेरा एक छोटा सा करियर का ब्रीफिंग है। और जर्नी ठीक है, बीच में कुछ टफ फेजेस भी आए। पेरेंट्स की अ, आशीर्वाद से, दोस्तों के सहयोग से सब ठीक रहा। ऐसा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला फेज आया नहीं है। सब कुछ स्मूथली, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ी, तो उससे काफ़ी अच्छा रहा। तो जब आप अपनी पूरी परस्यू कर रहे थे डॉक्टर बनने की जर्नी, तो उस टाइम पे आपके लिए कोई आइडल था, कोई इंस्पिरेशन जिनको देखकर आपने फॉलो किया? मेरे सभी सीनियर्स का काफ़ी सहयोग रहा इसमें। सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की पूरे एमबीबीएस के दौरान। टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग था, क्योंकि तमिलनाडु में, चेन्नई से मैंने की है। तो वहाँ पर टीचर्स का बहुत ज़्यादा, एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है वहाँ पर। दोस्तों का साथ रहा। सीनियर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हर स्टेप पर हेल्प की है। और दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जूनियर्स भी बहुत अच्छे थे, जिनका हमेशा सहयोग मिला। नहीं तो घर से इतनी दूर जाकर और पढ़ना और सारा पूरा सरवाइव करना, पूरा सारा माहौल चेंज हो गया। हम राजस्थान से थे और सीधे चेन्नई में जाके खाना पीना, एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज हो गया। तो वहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था ऐसे तो। पर काफ़ी दोस्तों का सहयोग रहा, सीनियर्स ने बहुत गाइडेंस दी, बुक्स एंड ऑल। पेरेंट्स का तो आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ रहता ही है। जी। तो इन सब चीज़ों के साथ में सभी सीनियर्स की वजह से, टीचर्स के कोऑपरेशन की वजह से ही सब कुछ हो पाया। ये सब है। तो बेसिकली क्या होता है कि सर बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उन जो जनरल पब्लिक है ना, उनको एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर की जो स्टडीज है वो चलती ही रहती हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। जो कि एक तरीके से सच भी है कि लंबे टाइम तक चलती है। तो एक बार आप थोड़ा सा रोड मैप बताएंगे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है? देखो, डॉक्टर बनने के लिए क्या है, पहले तो अपने को 10th जैसे ही पास हो जाए, उसी के बाद में अपने को एक करियर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि जी। बायोलॉजी फील्ड लेनी है। या हम्म। मुझे पहले टारगेट सेट कर ले कि हाँ, मुझे डॉक्टर डॉक्टर बनना ही है। तो फिर वो बायोलॉजी लेके और ट्वेल्थ में पहले मेहनत करे, फिर पीएमटी के लिए वो मेहनत करे। पीएमटी और ये ऑल इंडिया पीएमटी वगैरह नीट की क्लियर होने के बाद में जब एमबीबीएस में उसका एडमिशन हो जाए, वहाँ पर भी उसको हर साल कुछ ना कुछ, क्योंकि सभी साल में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सब्जेक्ट में कोई कमजोर है या कोई उसको छोड़ दिया। सब सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। पूरा डेडिकेशन से पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बीच बीच में ऐसे फेज भी आएंगे जिसमें आप इंजॉय भी कर सकते हो, हॉस्टल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो, और एकेडमिक लाइफ को भी आप इंजॉय कर सकते हो। पर आपको थोड़ा सा डेडिकेशन से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एमबीबीएस के बाद में इंटर्नशिप भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें क्या है, किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उसमें। फिर जाके वो उसको पीजी भी क्लियर करनी पड़ती है। ये सभी जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि नीट को क्लियर करना, फिर एक नीट पीजी को क्लियर करना, ये थोड़े से टफ फेज आते हैं लाइफ में, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा बच्चा कई बार डिप्रेस भी फील करता है। पर अगर मेहनत करता रहता है तो वो फिर सक्सेसफुल हो ही जाता है। और बाकी मेन जो चीज़ है वो तो फिर पेशेंट के सामने बैठ के पेशेंट से डील करना, ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पढ़ाई के बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप होना, वो प्रैक्टिस एक टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है। पढ़ाई टोटली डिफरेंट है और प्रैक्टिस बिल्कुल ही डिफरेंट है।
क्योंकि प्रैक्टिस में क्या है, आपको किस तरह से पेशेंट से डील करना है, किस तरह से उसकी परेशानियां सुननी है, उसको पारिवारिक माहौल देना है जिससे वो सारी बातें आपको बता पाए, ये सब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो मतलब ऑन एन एवरेज 12th के बाद भी करीब 15 साल तक की ऑन एन एवरेज पढ़ाई मिनिमम रहती है। 10 12 साल तो मान ही ले कम से कम, ओके। सेट होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है कम से कम। और अगर बात करें कि इसमें पूरा एक्सपेंस कितना हो जाता है? एक्सपेंस का तो देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है जी। जब, तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में आजकल बहुत सारे नए कॉलेजेस भी खुल गए हैं जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट भी हैं, तो उसमें कोई बिल्कुल प्राइवेट में तो ज़्यादा फीस लगती है। बाकी गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहिए, जो आपको ज़्यादा वहाँ पे चांसेस भी अच्छे मिलेंगे, आपको टीचर्स भी अच्छे मिलेंगे, एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, सब एकेडमिक्स भी वहाँ पे अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मेहनत करेंगे और अच्छी रैंक आएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपकी फीस भी नहीं लगेगी और आपका करियर भी ब्राइट रहेगा। ओके, तो ऐसा होता है कि जो प्राइवेट से करके मतलब एमबीबीएस करता है या फिर जो गवर्नमेंट से करता है, दोनों में डिफरेंस होता है फिर दोनों? दोनों में ऐसा तो कोई, क्योंकि सब सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ पढ़ाया भी सेम जाता है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना ग्रास्प कर सकता है। जी। डिफरेंस कुछ भी नहीं आता है ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक फीस का ही एक डिफरेंस है, बाकी तो प्राइवेट के पास में कोई एड नहीं होती है, गवर्नमेंट के पास तो फुली गवर्नमेंट की एड होती है, तो वो तो अपनी फीस उस हिसाब से लेते हैं। तो जैसा भी आपने बताया कि बहुत लंबा टाइम एक जो है डॉक्टर को देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन, तो यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर जो एक यंगस्टर की जो लाइफ में होता है ना कि हाँ वो इंजॉय वाले जो मोमेंट्स होते हैं वो कर पाते हैं डॉक्टर्स? नहीं, इंजॉयमेंट तो देखो, वो तो क्या है कि आपको उसी में से टाइम निकाल के इंजॉयमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस भी अगर मान लो किसी ने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करते ही वो सब कुछ पीक पे बिल्कुल। चला जाएगा, तो उसमें भी सारे मेहनत तो उसमें भी लगानी पड़ेगी। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा है, उसमें वैसे मेहनत ज़्यादा है। इसमें क्या है, तो स्टडी के बाद मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी में भी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बाद में भी मेहनत करनी पड़ती है। फ्रूटफुल है, फिर सोसाइटी में थोड़ा सा अभी इज्जत भी है, लोगों के बीच में रेस्पेक्ट भी है, तो आफ्टर ऑल मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अगर वो अच्छे से डेडिकेशन से अपनी इस करियर को करता है तो। तो मतलब कहीं ना कहीं बीइंग अ डॉक्टर आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए चीजों को, सो दैट आप हर चीज कर पाओ। ऐसा नहीं होता हाँ, कि टाइम नहीं है या फिर चीजें नहीं हो टाइम पाती। तो सब चीज़ों के लिए मिल सब जाता है, चीज। ऐसा नहीं है कि आपको 24 ही घंटे पढ़ना है। आपको एब्सोल्युटली। अपने हर काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो वर्क वर्क और इसका बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, मतलब जी। कितना काम करना है, कितने टाइम पे काम करना है, किस टाइम के लिए किस काम के लिए कितना टाइम देना है। इंजॉयमेंट साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा ही चलेगा। अगर आप इंजॉयमेंट नहीं करोगे तो फिर आपका फिर वर्क ही ऐसा हो जाएगा कि आप बोरिंग हो जाएगा और पूरा फिर लाइफ ही, एब्सोल्युटली। फिर डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा। तो हम्म। इंजॉयमेंट तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो करना ही होगा उसको। जी। ठीक है, पर उसको पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट करता रहेगा तो वो अच्छा करियर बना पाएगा वो। हम्म। एक ओनली पढ़ाई 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 में फिर क्या है कि उसको एक एंटरटेनिंग माहौल नहीं मिलेगा, तो फिर वो अलग ही प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। हम्म। तो जैसा भी आपने बताया कि कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर किसी भी दूसरे स्टूडेंट की बात करें, तो वो कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हम आए दिन न्यूज में देखते हैं कि कोटा के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो वो डिप्रेशन के चलते ही ये सब कुछ होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि जो बच्चे जा रहे हैं, कुछ हद तक क्या है, माँ बाप का भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। माँ बाप उनको क्या है, फ्री फ्री दे दें, अगर मतलब फ्री होल्ड की भाई तुम अपने क्षमता से जो भी करना चाहो वो करो। उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपको ये करना ही है, 1 साल में ही करना है, 2 साल में ही करना है। बच्चे के ऊपर कितना इतना लोड हो जाता है कि तुम्हें फर्स्ट रैंक लानी है। अब किसी कोई इंस्टीट्यूशन में अगर वो एडमिशन ले लेता है, वहाँ पर उसको बोला जाता है कि तुम्हारी रैंक नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, तो फिर वो बच्चा क्या है कि फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेता है, सेल्फ बिल्ड बर्डन होता है वो। बच्चे को लगता है कि माँ बाप का पैसा लग रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, तो वो क्या है, सेल्फ बिल्ड अपने ऊपर खुद ही प्रेशर बिल्ड करता रहता है। कई बार पेरेंट्स का भी रहता है इसमें थोड़ा बहुत रोल, पर कई बार क्या है वो खुद ही प्रेशर बिल्ड कर लेता है, और उस प्रेशर को बिल्ड कर जब हो जाता है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है, उसके बस की बात नहीं होती है, या उसके इंटरेस्ट का ही फील्ड नहीं है। सपोज करो अगर वो लेना ही मैथ्स चाहता था, आपने उसको दिला दी बायोलॉजी किसी के दूसरे के देखते हुए कि देखो वो पड़ोस वाला डॉक्टर बन गया, पड़ोस वाला इंजीनियर बन गया है, कुछ भी, तो उस चीज़ों को देखते हुए कभी भी ऐसा सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा बच्चे को थोड़ा सा फ्री हैंड देके, और अगर वो अपना कैरियर अपने हिसाब से चुनेगा, क्योंकि कहीं कहीं भी किसी भी कैरियर में कोई लिमिटेशन कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल सही। हर कैरियर में अनलिमिटेड स्कोप है। वो कहीं पे भी अगर अच्छे से अपना
इनपुट्स देगा तो वो हर जगह पे सक्सीड करेगा। तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूस उससे बात करते रहो बीच बीच में, कहीं वो कुछ गलत स्टेप्स की तरफ तो नहीं जा रहा है, उसकी जो संगत है उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर बच्चे के पेरेंट्स अगर थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो शायद ऐसा स्टेप बच्चे कभी भी नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे सर मैं भी अगर अपना अपने बारे में बताऊं तो आजकल के पेरेंट्स ये चीज समझने लगे हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था, एक कॉन्सेप्ट चला करता था कि अगर आप पढ़ोगे तो ही आप महान बनोगे, लेकिन अब वो चेंज होके हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो महान नहीं बनोगे, अगर खेलोगे कूदोगे तो भी आप महान बन सकते हो। तो हर अब फील्ड में ऑप्शन, हजारों ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली। कोई बच्चा पीएमटी की तैयारी करने लग गया है, इंजीनियरिंग की तैयारी करने लग गया, उसका 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, तो फिर अब उसको क्या डम घोषित नहीं कर सकते। वो एब्सोल्युटली। हर उसको थोड़ा बहुत मौका दो, वो हर फील्ड में सक्सीड करेगा, वो किसी भी कुछ भी फील्ड में जाएगा आगे, दूसरे ऑप्शंस ढूंढेगा, दूसरे ऑप्शंस में हो सकता है वहां से भी ज्यादा वो अपना कैरियर बना पाए। बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है और आजकल एंडलेस कोई कुछ भी अपॉर्चुनिटीज। करके बहुत बहुत ज्यादा आगे मतलब पहुंच सकता है। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, क्योंकि ऐसा होता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बच्चा भी कुछ ऐसा करे, कुछ बड़ा। तो वो अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपेक्टेशंस कई बार बच्चों को प्रेशर में ला देती हैं। ओवरबर्डन हो जाती है वो बच्चों के ऊपर। जी। मेरे भी कई फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही पे तैयारी कर रहे थे, और उसको उनका एक दो का नहीं हुआ, पर आज वो बहुत अच्छा सक्सीड कर रहे हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो कहीं फेलियर की तरफ गए हैं। एग्जैक्टली। सबका एक ही फील्ड में जाना, सबका एक ही लेवल पे जाना वो पॉसिबल नहीं है। वो आज अच्छे से सेट होके दूसरे ब्रांचेज में एमएससी करके और अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। तो आई होप जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो भी यंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है बेसिकली, तो आई थिंक आपने सर की बात को अच्छे से समझा होगा कि चाहे बच्चा कुछ भी करे, कोई सी भी फील्ड के अंदर वो जाए, हर जगह पे हर फील्ड के अंदर स्कोप है और वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्काई इज द लिमिट। स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई इज नॉट द हाँ, लिमिट। स्काई इज नॉट द लिमिट। एक्चुअली लिमिट है ही नहीं, हाँ, मतलब कहीं लिमिट पे है भी ही आप नहीं, जितना ज्यादा आप आगे पहुंचना चाहो पहुंच सकते हैं। जितना बिल्कुल। आप जाना चाहो उतना ही जा सकते हो किसी भी फील्ड में, अगर आप मेहनत कर रहे हो जी। तो हर फील्ड में आप सक्सीड करोगे। जी। वो एंकर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो बिल्कुल। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आज विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, सबने अपने अपने, सचिन तेंदुलकर है, सबने अपने अपने, इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्यादा नहीं रहा पर आज सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ नहीं किया, बट स्टिल दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। बिल्कुल। तो जैसा भी आपने बताया था कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड की हम बात करें तो अगर जो हमारे अभी यंग एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, यंग डॉक्टर्स हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे वो चैलेंजेस से डील कर सकते हैं? यंग डॉक्टर्स को सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही, कि हाँ मुझे उस लेवल तक जाना है, मुझे क्या अचीव करना है। अगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, या मुझे इंजीनियर बनना है, XYZ कुछ भी बनना है, तो आप हमेशा उस ट्रैक पे सही से चलोगे, और ट्रैक फॉलो करते हुए आप जरूर सक्सेस पाओगे। पर अगर विजन क्लियर नहीं है, किसी के दबाव में आपने ऐसे ले लिया, किसी के पड़ोसी को देख के ले लिया, या किसी के फादर के कोई दोस्त है उसके बच्चे ने ऐसे किया था वैसे किया था, तो शायद हो सकता है वो थोड़े दिन बाद गिव अप कर जाए। पर अगर उसका विजन क्लियर है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और वो उसी, डेडिकेशन तो हर फील्ड में चाहिए ही चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, हर एक्टर होते हैं ये भी बहुत मेहनत करते हैं, पूरे पूरे टेक रीटेक इनके भी चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ेगी। तो जैसा भी आपने बताया कि एक विजन सेट होना चाहिए अगर आप सक्सेस मतलब पाना चाहते हो, तो जब आप ये सब परस्यू कर रहे थे आपकी जर्नी में, तो आपके पास क्या विजन था? आपने क्यों सोचा था कि आपको जो है डॉक्टरी वाली फील्ड में जाना है? मुझे क्या है कि पहले तो फादर ने भी गाइड किया था कि भाई ये जी। अच्छा फील्ड है ये। फिर और फादर के कुछ दोस्त थे जिन्होंने क्या है कि पहले से उनके पास में अच्छा, क्योंकि एक बच्चा जो 12th पास करता है उसके पास में कोई उसका विजन बनता है, कोई बनाता है उसका विजन। उसको खुद से तो ऐसा पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि उससे क्या है कि उसके करियर की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती उसको। तो ठीक है, आपने बायोलॉजी ली, अब डॉक्टर बनना है उसने तय कर लिया, फिर कहाँ से बनना है, कहाँ तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें बहुत सारे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पर अगर बड़ों का सपोर्ट रहता है, गाइडेंस मिलती है, तो फिर धीरे धीरे उसके लिए ईजी हो जाती है चीज़ें। जी बिल्कुल।
तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे आप मेनली जो डील करते हो बीइंग अ डॉक्टर, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सभी से, तो जैसे डायबिटीज आज के टाइम पे इतनी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि वो हर एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मेरे को एक पता चला फिगर कि करीब 8 करोड़ के जो है समथिंग लोग आज के टाइम पे एक्टिवली डायबिटीज से जूझ रहे हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या फिर कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है डायबिटीज ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक पीपल ऐसा भी है ग्रुप का जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी अपना इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जी ये जी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं इनको एक तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा अभी अपने इंडिया में है। और इंडिया अभी क्या वर्ल्ड कैपिटल भी बनने वाला है इसका एक तरह से। डायबिटीज का, डायबिटीज़ यस। का, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जो कि कुछ 10-20 सालों में ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अपना क्या लाइफस्टाइल में ऐसे हो गया कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, खाना पीना भी ऐसा हो गया है जिसमें जंक फूड ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। बच्चे भी जो आज की नई जनरेशन है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है पूरी तरीके से। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी। जंक फूड को भी आपको ऐसा नहीं है कि चलो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आपको उसको थोड़ा सा प्रोहिबिट तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, वंस इन 15 डेज खा लिया आपने, और बाकी आप हेल्दी फूड खाओ, आप वेजिटेबल्स भी लो, बच्चों को फ्रूट्स भी दो। तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। फिर डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है एक एज में। अगर मान लो मास स्क्रीनिंग हो जाती है, किसी की ब्लड शुगर चेक हो जाती है। अभी तो स्क्रीनिंग ही नहीं हो रही, इसलिए क्या है कि अपने पास में जो डाटा है वो भी बहुत छोटा डाटा है। बिल्कुल सर। अगर स्क्रीनिंग होगी, जैसे अगर मास कैंप्स लगेंगे, पब्लिक भी अवेयर अवेयर होगी जैसे, तो फिर उससे क्या होता है कि एक डाटा जो अपने पास, जो एक टिप ऑफ आइसबर्ग दिख रहा है अभी, तो वो नीचे का जो आइसबर्ग है वो कभी दिख ही नहीं रहा अपने को। वो भी एब्सोल्युटली। दिखने लगेगा, तब अब फिर अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कि इतना हमारे पास पेशेंट हैं, उन पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। पेशेंट में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे सही होना है, और हाँ उसको पूरी तरह से डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, इसकी एक थोड़ी बेसिक नॉलेज भी मिल जाएगी, तो उससे भी क्या है कि एक रहेगी कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मैं इजीली इसको मैनेज कर सकता हूँ विद मेडिसिन, लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स से इसको कवर अप किया जा सकता है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें क्या है कि पब्लिक अवेयर हो जाए कि हाँ इस बीमारी से बचा भी जा सकता है और इस बीमारी का इलाज भी लिया जा सकता है। बस बचने वाले में अपन प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई अप्लाई कर देंगे, तो वो प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रिवेंशन हो जाएगा तो अपने पास में केस भी कम आने लग जाएंगे। बिल्कुल, और जैसे आपने बिल्कुल बताया सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते ये हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने की हम बात करें तो शायद डायबिटीज जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि लोग इतनी मेहनत करा करते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हुआ करता पहले था। क्या है कि हर आदमी के पास में चलने का बहुत ज़्यादा स्कोप था, घर से जाना है, जी बाहर जाना है, बस स्टैंड तक जाना है, खेत तक जाना है। अभी तो क्या है, घर से ही मोटरसाइकिल पे किक लगा के तुरंत, बस 1 सेकंड भी नहीं चलना है उसको। बच्चों की भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की भी हो गई कि घर में बाइक स्टार्ट की और कॉलेज में भी बाइक जी। वहीं पे खड़ी करी। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल, टीवी, ये सब गैजेट्स भी बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि मोबाइल में भी अगर क्या है कि फिजिकल गेम्स तो कोई खेल ही नहीं पा रहा है, फिर मोबाइल में ही सब गेम्स भी, क्रिकेट भी मोबाइल में है, फुटबॉल भी मोबाइल में है, लूडो भी मोबाइल में है, सब कुछ मोबाइल में आता जा रहा है। तो एक गैजेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है अपनी। एक्चुअली क्योंकि हमको लगता है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो एक्चुअली ह्यूमंस के लिए बनाई गई है कि उनकी लाइफस्टाइल इजी हो, बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि वो हमारे लिए वो बहुत गैजेट्स के साथ में क्या बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा अपन बनाना को। ही अपने को पड़ेगा। गैजेट्स को यूज करना है अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, इजी बनाने के लिए, ना कि गैजेट्स पे डिपेंडेंसी होने के लिए। जी जी जी। गैजेट्स पे डिपेंडेंसी होती चली जाएगी, जैसे जैसे डिपेंडेंसी होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी पूरी बॉडी खराब होगी। जैसे हाथों पे भी जॉइंट्स में भी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि इतने 200-200 ग्राम के मोबाइल आते हैं, पूरे दिन पे बैठ रहता है, आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, जी। सुनने की शक्ति में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये सब चीज़ें काफ़ी, गैजेट्स की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी। बिल्कुल सर। सर जैसे मेरे को एक चीज आपसे पूछनी थी, बचपन से लेकर अभी तक और शायद हमेशा मैं इस चीज सुनता आया हूँ कि डॉक्टर आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। अब लेकिन भगवान की बात करें तो सब लोग उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर की, तो अगर आपने इक्विवेलेंट रखा है तो उस लेवल की रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है डॉक्टर्स को। तो आखिर ऐसा क्यों है आज के टाइम पे? अभी देखो क्या है, वैसे तो भगवान का रूप बोला जाता है डॉक्टर को, क्योंकि भगवान ने कोई
भगवान तो क्या है, देखो सब कुछ कर सकते हैं ऐसे, एक अगर कोई पावर माने तो। पर ठीक है, डॉक्टर के पास में हमेशा पेशेंट जो है वो एक दुखी अवस्था में जाता है, अगर वहां उसको इलाज अच्छा मिल जाता है जी। तो फिर वो क्या है कि उसको भगवान मानने लग जाता है। मतलब सेकंड लाइफ का चांस हाँ, डॉक्टर ही सेकंड देते हैं। लाइफ, मान लो किसी हम्म। को कार्डियक अरेस्ट आ गया और जी। उसका कोई रिवाइवल हो गया है, हम्म। तो उसको तो सेकंड चांस मिल गया है, प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा हो गया है इजीली। जी। और कई बार क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अगर मेडिकल इंटरवेंशन से अगर सही कर दिया गया है तो उसे दूसरी लाइफ स्टाइल मिल जाती है। पर कुछ केसेस में अभी क्या है कि पब्लिक भी ऐसा थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से क्या है, अभी ट्रीटमेंट में भी ट्रीटमेंट से ज़्यादा पब्लिक को कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ एसी देखेंगे, रूम देखेंगे तो डिलक्स रूम चाहिए, स्वीट रूम जी। चाहिए। तो हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए पब्लिक को भी। एज ए पब्लिक मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इज नॉट ए गॉड। डॉक्टर भी एक आदमी है, प्रोफेशनल जी। है, वो अपना काम कर रहा है। वकील भी तो केस हार जाता है, तो वकील को कौन मना करता है कि भाई कि बिल्कुल। तुम हार गए हो तो फीस नहीं देंगे। हार गए हो तो कौन फीस नहीं दे, वकील हारता है जीतता है तो फीस तो लेता है ना वो अपनी। बिल्कुल। डॉक्टर में अगर कोई जिंदगी और मौत डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है इलाज करना। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है, कितना रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। एक ही दवाई दो बॉडी में देंगे, एक में वंडरफुल इफेक्ट्स आते हैं, एक में नहीं आते ज्यादा इफेक्ट्स। फिर पेशेंट कितना एडरेंस कर रहा है। एक डायबिटिक पेशेंट है, वो अच्छे से डायबिटीज की दवाई ले रहा है, उसका ब्लड शुगर बहुत अच्छा चल रहा है। पर दूसरा एक पेशेंट है जो कभी भूल जाता है, कभी ले लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी कुछ भी खा लेता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता है, सप्ताह में सिर्फ 2 दिन कर रहा है, फिर वो आके कहता है कि मेरी तो आपसे इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आप तो बहुत बेकार हो। जी। और जी। दूसरा डॉक्टर वहीं उसकी तारीफ कर रहा है, दूसरा पेशेंट जाके। तो इसमें क्या है कि पब्लिक के बीच भी काफी एग्रेसिव हो गया है। कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, तो अभी क्या है कि सब ईगो भी एक दूसरे की क्लैश कर जाती है कभी कभी। तो वो सब चीजें तो ध्यान में पर एक डॉक्टर अगर पेशेंट को अच्छे से सुन ले, उसकी अच्छे से तकलीफ को सुन ले, तो फिर ऐसा कभी ऐसा होगा नहीं। और पेशेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, क्योंकि एक दुखी आदमी को अगर ढंग से सुन लिया जाए उसकी बातों को, तो फिर कोई भी क्लैश नहीं होता कभी भी। बिल्कुल, जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है जिस तरीके से डॉक्टर चाहते हैं, तो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता उस पेशेंट को ट्रीट कर पाना। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि शायद डॉक्टर अच्छा नहीं है या हाँ, फिर उनकी वो स्किल्स नहीं है। तो ये चीज शायद लोगों को भी समझनी पड़ेगी बाय द टाइम कि आप जो है हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और भगवान का एक इक्विवेलेंट दे देना उनके लिए भी प्रेशरेबल होता ही होगा कि आपको एक भगवान का दर्जा दे दिया गया है। उन्होंने क्या है कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेके आते हैं ज्यादा एकदम लेके से। आ देते हैं जी। अब आप एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा लेके आओगे कि हम तो हॉस्पिटल में ले आए, अब तो बचना ही बचना है, बिल्कुल। ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। आप हो सकता है आपका केस ही न्यूरो का है और आप कार्डियक के हॉस्पिटल में ले आए हो, हम्म। पर आप फिर वहां गेट पे जाके यही कहते हो कि नहीं इसको तो लो, एडमिशन करो एडमिशन करो। तो वो, और फिर वो एडमिशन के लिए अगर मना कर देते बाई चांस कोई हॉस्पिटल, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में वो संसाधन ही नहीं है कई बार। किसी हो सकता है आपको उसको हायर सेंटर की जरूरत हो और आप किसी छोटे हॉस्पिटल में लेके गए हैं उस पेशेंट को, तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमें डिनाई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जी। डिनाई कर रहे हैं, जी। उसी में थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता और है। वो हाथों हाथ वीडियो बनाने लग हाथों जाते हाथ फिर, हैं। हाँ, फिर पेशेंट के अटेंडर का भी टूट जाता है, डॉक्टर का इधर से ब्रेक जी। हो जी। जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमें आम जनता होने के साथ साथ समझनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से चलेगा क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए है कि वो हमें एक हद तक जो है हमें सेव कर सकते हैं। और एक सेकंड लाइफ का चांस जो है वो हमें अल्टीमेटली डॉक्टर देते हैं। तो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट वो जो होनी चाहिए ना, अल्टीमेट रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, वो शायद होना ही चाहिए सर कोई डॉक्टर्स के भी लिए। डॉक्टर कभी भी मरीज के लिए ऐसा नहीं सोचता कि सही नहीं हो। हर बिल्कुल। डॉक्टर, हर जो भी मैं जितने भी डॉक्टर्स को जानता हूँ पहचानता हूँ, जो भी हमें पढ़ाया जाता है, हर डॉक्टर को यही बताया जाता है कि मरीज को किस तरह से सही करना है। वो हमेशा अपने एफर्ट्स मरीज को सही करने के लिए ही लगाता है हर बार। ऐसा नहीं है कि वकील की तरह मुझे केस हारना है, जितना है ऐसे हार जाए। अब वो सिर्फ गॉड के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है कि वो किस तरह से उसका, जी। जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारी चीजें, सारे दवाइयां देने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है कई बार। हम्म। पर हर डॉक्टर की इंटरनल फीलिंग यही होती है कि मेरा मरीज सही है। बिल्कुल। ऐसा कभी भी कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं देखा कि वो चाहे कि मेरा मरीज सही नहीं हो। हम्म। अपने यहाँ पे क्या है, मीडिया ने, पब्लिक ने, मूवीज में भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन फैला दिया, उसकी वजह से भी बहुत पब्लिक में गलत मैसेज भी जा रहा है। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो, कई बार क्या है कि 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो, हर आदमी सही भी नहीं होता है।
तो ये दोनों ही बातें होती हैं। बिल्कुल। तो आज आप एक काफी अच्छे डॉक्टर हैं, काफी अच्छे से आपकी सब चीजें चल रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए वो मोस्ट फुलफिलिंग चीज क्या है जो आपको आज सेटिस्फाई करती है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यही है कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो 2 से 3 4 5 दिन में वो सही हो जाता है और फिर वो मुझे आके कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई से बिल्कुल सही हो गया हूँ, तो वो मेरे को बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रहती है। बाकी पैसा एक अलग चीज़ है, वो तो सब फील्डों में मिल जाता है। जी। पर जब एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आता है कि हाँ पेशेंट ने कहा है कि हाँ मैं सही हो गया हूँ, और फिर वो दोबारा भी आपके पास जब 6 महीने बाद आता है, जब फिर वो मतलब दूसरे फील्ड से बिल्कुल अलग फीलिंग आती है वो। हम्म। तो वही जो लोगों की दुआएं होती हैं जब वो ठीक होके आपके पास आके बोलते हैं कि मैं आपसे आपकी वजह से ठीक हुआ, तो शायद वही सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी अर्निंग है, मतलब रिवॉर्ड, सबसे बड़ा। पब्लिक की फीडबैक, पब्लिक का जो आपके लिए प्यार है, वही सबसे बड़ा कमाई है, उसके अलावा कोई कमाई नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम सभी इस चीज़ को याद रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि वो जो है कैसे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो आज की पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि हमारी खराब लाइफस्टाइल के चलते जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को फेस करने को मिल रही है, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो क्या कर सकते हैं? यंगस्टर्स को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि अपनी लाइफस्टाइल को अभी अर्ली फेज में ही अपन इम्प्रूवमेंट कर लें, एज ए अर्ली चाइल्डहुड में ही। ना कि हम ये सोचे कि अभी तो हम 20 साल के हुए हैं, अभी तो हम 30 साल के हुए हैं, अभी तो हम 40 के ही हैं, हमें तो एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही जी। नहीं है, हमें तो किसी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको एक बच्चा भी होगा तो उसको भी स्कूल में हमेशा एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती है? उसको पहले के स्कूलों में पीटी हुआ करती थी, अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो इसीलिए होती है जिससे उसकी थोड़ी बहुत बॉडी की एक्सरसाइज कम से कम 15-20 मिनट की स्कूल में ही हो जाए। घर में हो सकता है वो नहीं कर पाता हो। बच्चों को कोई छोटी मोटी फिजिकल क्लासेस में भी डालना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ घर पे ही पढ़ाई पढ़ाई पूरे टाइम बुक्स में भी नहीं डालना चाहिए। और जो थोड़े से यंगस्टर हो जाते हैं उनको भी क्या है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, इन सब एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट, और अपना जंक फूड पे बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्योंकि हम क्या है, इंडियंस ने अपने इंडियन जो फूड थे वो तो हमारे पास है ही है। जी हमने चाइनीज़ फूड को भी अपना लिया, हमने इटालियन फूड को भी अपना लिया, हमारे पास समोसा कचौरी भी है तो हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर भी आ गया। अब बिल्कुल। ना तो हम समोसा कचौरी को छोड़ पा रहे हैं, ना हम पिज़्ज़ा बर्गर को हम्म। सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन इतने ज़्यादा हो गए कि हम एक दिन का ये लेंगे, एक दिन वो लेंगे, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन की तरफ ना जाके हमें अपने डाइट को रेगुलेट करना है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जब बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल चलेगी। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग सर चाहते हैं वो आपसे मिलें, आपके क्लिनिक को विजिट करें, तो मैं चाहता हूँ सर आप अपनी डिटेल्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आप किस किस तरीके से कहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं वो? मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे चित्रकूट में ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के पास में मेरी क्लिनिक है, घर पे ही है, डॉक्टर उमेश गुप्ता के नाम से है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जयपुर में चित्रकूट वैशाली नगर में? चित्रकूट वैशाली नगर में क्लिनिक है। ठीक है सर, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर उमेश गुप्ता के नाम से आप गूगल पर कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करी, और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने के बाद, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली हम इस सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करते हैं पूरी कटिंग चाय की ओर से आप सभी को कि आप जो है आगे ऐसे ही लोगों का इलाज करते रहें, बहुत सारी दुआएं मिले आपको। थैंक यू सो मच सर। वेलकम आपको।